Hi, my name is Shreya Rajan. Welcome back to my channel, UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. The book that you have to refer to for this chapter is Lakshmikant, 7th edition. We're going to start with article number 33. So, article 33 पढ़ते वक्त आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 33 क्या करता है? आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस. ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 33 कि वो क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अब्रोगेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स किनके? ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑफ पुलिस फोर्सेस, ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस. इतना क्लियर है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्ट्रिक्ट करने का फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज फोर्सेस? ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज. क्लियर? राइट? उनकी ड्यूटीज प्रॉपरली वो डिस्चार्ज कर पाए और डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए. ये होता है एम. राइट? एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि आर्टिकल 33 की जब हम बात कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज फोर्सेस, तो हम सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि ये आर्टिकल 33 के लिए लॉज बना पाए. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या ये कर सकता है? नहीं. ठीक है, एक और बात आपको समझना पड़ेगा कि एनी सच लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट बनाता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट. किस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता? ऑन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर आप पार्लियामेंट के लॉज देखें जो इस पर्पस के लिए आए हैं तो बहुत सारे लॉज हैं. उनमें से कुछ है आर्मी एक्ट जो कि 1950s में आया था, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं ये इंपोज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजों पे ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ये एक्ट्स. राइट? जब हम बोल रहे हैं मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये जो टर्म है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये वाला टर्म, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. ऐसे एम्प्लॉयज जो कि आर्म्ड फोर्सेस में एज बार्बर्स काम कर रहे हैं, कारपेंटर्स काम कर रहे हैं, मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, कुक्स, नॉन कॉम्बैटेंट्स, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स, सब कोई इसमें इंक्लूडेड है. राइट? ये आप समझ गए? एक और बात जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए वो क्या है? अ पार्लियामेंट्री लॉ एनैक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट jurisdiction of the Supreme Court and High Court so far as enforcement of fundamental rights is concerned. मतलब पार्लियामेंट का जो लॉ है जो वो बनाती है अंडर आर्टिकल 33, ये क्या कर सकता है? ये एक्चुअली में जो कोर्ट मार्शल है उसको भी एक्सक्लूड कर सकता है. किस चीज से एक्सक्लूड कर सकता है? फ्रॉम रिट jurisdiction of
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, पार्लियामेंट जो है, जो लॉ बनाएगा अंडर आर्टिकल 33, वो कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम रिट जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कब, किस किस केस पे, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जहां पे फंडामेंटल राइट्स कंसर्न्ड है वहां पे रिट जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। ठीक है, यहां पे जब हम कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं तो यहां पे ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर मिलिट्री लॉ की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है? ये था आर्टिकल नंबर 33, राइट? इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको आर्टिकल 33 में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे आर्टिकल 34 की तरफ। ओके, आर्टिकल 34 जो है वो बात कर रहा है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 34 है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। कब? व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 34 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? ऑन फंडामेंटल राइट्स while martial law is in force where? Within the territory of India anywhere. ठीक है, इसमें क्या होता है? It empowers the parliament. पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर करता है? टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट or any other person for any act done by him or her in connection with maintenance or restoration of order in any area where martial law is in force. कितनी बड़ी पावर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 34 क्या करता है? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो इंडेमनिफाई कर सकता है। अगर आपको इंडेमनिफाई की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, प्लीज सर्च। इंडेमनिफाई किसको कर सकता है? एनी पर्सन इन सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट और एनी अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद व्हाट? मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ठीक है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी अदर पर्सन को उसके द्वारा किए गए काम के लिए जो कि इन्वॉल्व था इन रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एरिया जहां पे मार्शल लॉ अप्लाइड है, उस एक्ट के लिए इंडेमनिफाई कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, राइट? पार्लियामेंट और क्या कर सकता है? वैलिडेट कर सकता है। क्या वैलिडेट कर सकता है? सेंटेंस पास्ड, punishment inflicted, forfeiture ordered or any other act done under martial law in such area. समझ रहे हो ना? मार्शल लॉ अगर लग रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ठीक है, तो इस वक्त दिए गए सेंटेंसेस जो हैं पास हुए या पनिशमेंट जो इन्फ्लिक्ट की गई है या फोरफेचर जो किया गया है या एनी अदर एक्ट जो किया गया है अंडर मार्शल लॉ, उसको वैलिडेट कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और बात मैं आपको समझाने की यहां पे कोशिश करती हूं। ये जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो कि पार्लियामेंट बनाती है, इसको कोर्ट में किन बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये एक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, जो कि मार्शल लॉ के दौरान पार्लियामेंट बनाती है, इसे किसी भी कोर्ट में ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इस बेसिस पे
चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्शल लॉ, ऑब्वियसली ये कहीं से हमने लिया है, राइट? जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, ये एक्चुअली में हमने बोरो किया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एक्सप्रेशन मार्शल लॉ का मतलब नहीं बताया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ। ठीक है, राइट? पर आपको पता होगा कि जब हम ऑर्डिनरीली पढ़ते हैं कि मार्शल लॉ क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो लिटरल मीनिंग है इसका मिलिट्री रूल। समझ रहे हो आप? मतलब कि एक सिचुएशन जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज रन करते हैं कंट्री में अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, राइट? और ये ऑर्डिनरी लॉ से काफी अलग होता है। मतलब क्या है कि मार्शल लॉ पे में सस्पेंशन हो जाता है ऑर्डिनरी लॉ का, ठीक है, एंड गवर्नमेंट का। किनके द्वारा सस्पेंशन होता है? बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, राइट? आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री लॉ जो कि आर्म्ड फोर्सेस पे एप्लीकेबल होता है। मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ में फर्क है, ठीक है? एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है मार्शल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं है दैट ऑथराइजेस एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। ठीक है, जो ये प्रोविजन है मार्शल लॉ का, इट इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 34। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है, राइट? आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स ये सब सिचुएशंस तब अराइज होंगी जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो। ठीक है, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये सब सिचुएशन तभी अराइज होंगी जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो। जैसे कि अगर इन्वेजन, रिबेलियन, रायट, इंसरेक्शन, वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ हो, इन सब केसेस पे ही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होगी जहां पे मार्शल लॉ लग सकता है। क्यों लगेगा? ऑफ कोर्स मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि मार्शल लॉ के दौरान जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनके पास अब नॉर्मल पावर होती हैं टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, राइट? They impose restrictions and regulations on the rights of civilians. They can punish civilians and even condemn them to death. इस लेवल की पावर्स होती हैं मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री अथॉरिटीज के पास, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज डिक्लेयर की थी, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। Supreme Court declared that martial law does not ipso facto result in what? In suspension of habeas corpus writ। अगर बाय चांस आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, पॉलिटी में ऐसा हो सकता है कि बहुत बार वर्ड्स आए और उनका मतलब आपको नहीं पता हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे बताओ? आप उसको समझने की कोशिश करोगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मार्शल लॉ डजंट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस रिट। क्या मतलब हो सकता है इसको? करेक्ट है, जो आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। इसका मतलब होता है बाय फैक्ट इटसेल्फ। मतलब मार्शल लॉ
by fact itself does not result in suspension of habeas corpus. ठीक है, habeas corpus का suspension ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ लगा है तो इट विल रिजल्ट इनटू सस्पेंशन ऑफ habeas corpus अपने आप ही. इतना क्लियर हुआ? राइट? आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम आर्टिकल 34 की बात कर रहे हैं मार्शल लॉ डिफाइंड नहीं है. ठीक है, कैसे एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करेगा मार्शल लॉ, ऐसा कोई प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, बट इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है मार्शल लॉ. राइट? डेक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 जो है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे कब? आर्टिकल 352 में. वो आगे आएगा 12th चैप्टर आई थिंक. सो दैट इज इट. दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं मार्शल लॉ में और इमरजेंसी में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं. ठीक है, मार्शल लॉ, इमरजेंसी. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी. देखते हैं डिफरेंस क्या है. जो मार्शल लॉ है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है. नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को तो इफेक्ट करता ही है, साथ में सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को इफेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को इफेक्ट करता है, एंड दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट. राइट? इतना क्लियर है? मतलब मार्शल लॉ जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, जो नेशनल इमरजेंसी है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सबको भी इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, मार्शल लॉ जो है इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है और कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसका नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये एक्सप्लिसिट है. ठीक है, जो मार्शल लॉ है ये क्या करता है? ये सस्पेंड कर देता है गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ. नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकता है गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, सॉरी. ठीक है, क्या करता है ये मार्शल लॉ? ये सस्पेंड कर देता है गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स. ठीक है, और जो नेशनल इमरजेंसी में होता है ये कंटिन्यू भी कर सकता है गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को. जो मार्शल लॉ है ये क्यों अप्लाई होता है? टू रीस्टोर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ तो उसको रीस्टोर करने के लिए. वेयर एज अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये सिर्फ 3 ग्राउंड्स पे ही अप्लाई हो सकता है: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 ही वजह से लग सकती है, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, जो मार्शल लॉ है इट इज इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री. ठीक है, ठीक है, लेकिन जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है ये या तो किसी पार्ट पे लगेगी या होल पे भी लग सकती है, होल ऑफ द कंट्री. समझ गए डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? जो मार्शल लॉ है इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है. नेशनल इमरजेंसी जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोविजन है और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है. मार्शल लॉ जो है ये इम्पोज करता है कहाँ पे? स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री में. नेशनल इमरजेंसी जो है ये ईदर होल और पार्ट ऑफ कंट्री दोनों पे हो सकता है. मार्शल लॉ इफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स. नेशनल इमरजेंसी में सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है. मार्शल लॉ सस्पेंड्स गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स.
National emergency continues. Government and ordinary law courts. Martial law impose होता है to restore breakdown of law and order due to any reason. National emergency can be imposed only on 3 grounds: war, external aggression and armed rebellion. Next lecture में हम करने वाले हैं Article 35. Till then, all the best.